केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद मैं ट्रैक करके वापस सोनप्रयाग के लिए निकल गई। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नोएडा टू केदारनाथ नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। केदारनाथ धाम से वापस सोनप्रयाग तक पहुँचने में मुझे शाम के 6 बज चुके थे और केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद अब मेरा प्लान था बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने का। इसलिए हम सोनप्रयाग से निकल पड़े और सोचा कि जहाँ भी रात हो जाएगी हम वहीं रुक जाएंगे और अपनी बाकी की यात्रा कल सुबह स्टार्ट करेंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की टोटल डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। सो हमें यहाँ से बद्रीनाथ तक का सफ़र करने में मिनिमम 7 to 8 आवर्स या उससे ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले। रात हम ट्रैक करके उतर आए थे और वहाँ सोनप्रयाग से हम वापस चल दिए थे, बट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए हम रुद्रप्रयाग से पहले ही रुक गए। और आज मैं जाने वाली हूँ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। वैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा पैर भी दुख रहे हैं और जुकाम भी हो गया है ठंड की वजह से। सो हमारा मन है कि हम वासुधारा वाटरफॉल तक भी जाएं ट्रैक करके। अगर हम थोड़ा बेटर फील करेंगे तो वासुधारा फॉल्स तक भी जाएंगे, अदरवाइज आज पहले चलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। रात हम गुप्त काशी और अगस्त मुनि को क्रॉस करके आगे तक आ गए थे, बट रुद्रप्रयाग नहीं पहुंच पाए और रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले इस जगह पर रुके। ये सामने आप देख पा रहे हैं होटल जहां हमने स्टे किया। यहाँ पर हमने पे किए 1200 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। और इस होटल की बेस्ट बात यह है कि रूम तो अच्छा है ही और सामने का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली हम तैयार होकर और निकल चुके हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। अभी टाइम हुआ है 9:07। यहाँ से जहाँ हमने स्टे किया हुआ था, यहाँ से बद्रीनाथ धाम की डिस्टेंस दिखा रहा है 171 किलोमीटर एंड 5 आवर्स का टाइम हमें मैप पर शो हो रहा है। बाकी देखते हैं कितना क्राउड रास्ते में मिलता है और कितना टाइम अभी हमें पहुँचने में लगता है। और कर्णप्रयाग से थोड़ा सा पहले हमें रोका गया पास चेक करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। हमने तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवा लिया था, इसलिए हमें ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। बट अगर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो यहाँ रुक कर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 संगमों 5 प्रयागों में से एक है और यहाँ पर अलकनंदा नदी पिंडार नदी के साथ मिलती है। और कर्णप्रयाग से आगे की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स हैं। वैसे आज से 6-7 साल पहले इस रोड पर इतनी लैंडस्लाइड्स नहीं थी, क्योंकि मैं आज से 6-7 साल पहले बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने गई थी, तब ये रोड काफ़ी अच्छी थी। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ चमोली एंड चमोली में हमने जो होटल है, होटल निर्मल पैलेस करके, यहाँ पर हमने अपना लंच किया है। हमने छोले पूड़ी खाए, आज थोड़ा हमने ऑयली खा लिया क्योंकि हम रोज़ सिर्फ हेल्दी खा रहे थे, रोटी वगैरह या फिर सिर्फ स्नैक्स वगैरह हल्का फुल्का ही। और अभी आगे के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें यहाँ तक भी, क्योंकि रोड कई जगह बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। एंड आगे देखते हैं अभी रोड की क्या कंडीशन है। सो अभी यहाँ से आगे चलते हैं।
चमोली से बद्रीनाथ की डिस्टेंस रह जाती है अप्रोक्स 138 किलोमीटर और मैप पर 5 आवर्स का टाइम शो हो रहा है। अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने जा रहे हैं तो आप तुंगनाथ होते हुए भी आ सकते हैं। तुंगनाथ होते हुए आपको गोपेश्वर और चमोली आना होगा, उसके बाद की यात्रा सेम रूट पर रहेगी। बट अगर आपको तुंगनाथ महादेव के दर्शन नहीं करने हैं तो प्रीफर करें कि आप रुद्रप्रयाग वाली रोड से ही आएं, क्योंकि ये रोड मेन हाईवे है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। अभी हमें जोशीमठ के पास, जोशीमठ यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास अभी है और 3 बज चुके हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है। लगभग 15-20 मिनट हमें खड़े हुए हो गए। पीछे भी था थोड़ा थोड़ा जाम, बट यहाँ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि रास्ते में ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, लैंडस्लाइड है। पहले इस रूट पे उतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं होती थी, अब काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। सो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन्स है तो वहाँ सब में जाम लगता है। अभी बारिश भी पीछे काफ़ी ज़्यादा हुई है तो सारी रोड्स मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है रोड की, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। आगे पूरा जाम लगा हुआ है। देखते हैं अभी कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं, फिर पहुँचेंगे आगे और फिर जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ। वैसे रोड कितनी भी खराब क्यों ना हो, पहाड़ों पर नज़ारे तो खूबसूरत ही आते हैं और ख़ासकर ये जोशीमठ के पास के एरिया से जो पहाड़ स्टार्ट हुए हैं इनके व्यूज़ बहुत ही अलग हैं। पीछे से जितने भी पहाड़ मैं देखती आ रही थी, यहाँ पर पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ व्यूज़ बहुत अलग हैं। सच में बहुत ही प्यारा लैंडस्केप व्यू यहाँ पर आता है। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं जोशीमठ। विंटर्स में जब बद्रीनाथ टेम्पल के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब 6 मंथ्स के लिए जोशीमठ के नरसिंह टेम्पल में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा की जाती है। तो अगर आप बद्रीनाथ टेम्पल के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ ज़्यादा दिन निकाल कर आएँ और जोशीमठ में स्थित आदि बद्री टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, शंकराचार्य मठ और कल्प वृक्षा, इन 4 जगहों को ज़रूर विज़िट करें। मैं भी इन चारों जगहों को विज़िट करना चाहती थी, बट अभी मैं सिर्फ बद्री विशाल के दर्शन करने जा रही हूँ। बट होप इन फ्यूचर मैं आपको इन चारों जगहों के दर्शन भी ज़रूर करवाऊँगी। वैसे जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की डिस्टेंस रह जाती है अप्रोक्स 40 किलोमीटर, बट जोशीमठ क्रॉस करने में ही 1 से 2 घंटे का टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पर रोड्स बहुत ज़्यादा नैरो हैं। इस वजह से जगह जगह पर जाम लग जाता है। यहाँ पर रोड्स तो नैरो हैं ही, बट साथ ही साथ फ्लावर वैली और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री भी जोशीमठ होकर ही निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। सो आप कोशिश करें कि हमारी तरह अक्टूबर या नवंबर में ही बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आएँ। अगर आप जून में आते हैं तो वो यात्रा का पीक सीज़न होता है, इसलिए तब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जोशीमठ क्रॉस करने में इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जोशीमठ से निकलते ही मौसम थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा, पर नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। होप आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि कितना प्यारा व्यू रोड का एंड प्रकृति का आ रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ गोविंद घाट। गोविंद घाट वो जगह है जहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए जाया जाता है और फ्लावर वैली के लिए जाया जाता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, मतलब
शायद इतना विजिबल ना हो कैमरे में, बट जो बिल्कुल मेरे पीछे एक रास्ता है वहाँ से हेमकुंड साहिब का ट्रैक है 19 किलोमीटर का, नीचे पार्किंग है, वहाँ कार लगा के ऊपर जाया जाता है। और अभी हम आगे चल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। यहाँ से बद्रीनाथ धाम की डिस्टेंस लगभग 15-20 किलोमीटर है और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है, हल्के हल्के बादल लग रहे हैं। वैसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं है बट ठीक ठाक है। सो अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आना, बिकॉज शाम तक आई थिंक बहुत ज़्यादा चिल मौसम हो जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है वाली गर्म कपड़ों की। जोशीमठ से गोविंद घाट तक की रोड काफ़ी स्मूथ है, बट गोविंद घाट से आगे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हैं। गोविंद घाट से आगे निकलते ही थोड़ा थोड़ा मौसम खराब होने लगा और हल्की फुल्की बारिश भी आने लगी। बट कुछ ही टाइम बाद बारिश रुक गई और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। और इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश तो कभी धूप। इसलिए अपने साथ वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े ज़रूर लेकर चलें। बद्रीनाथ से थोड़ा सा पहले एक और चेक पॉइंट मिला जहां पर हमें रोका गया रजिस्ट्रेशन को स्कैन करने के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो यहां से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा और यहां रुककर आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तभी आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं पहुंच चुकी हूं बद्रीनाथ। आई नो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यहाँ तक पहुँचने में, बिकॉज़ रोड की कंडीशन सही नहीं थी और रास्ते में कहीं कहीं मौसम भी ख़राब मिला। बट यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकान जैसे कहीं गायब ही हो गई और हमने सोचा कि सबसे पहले होटल सर्च करेंगे और उसके बाद चलेंगे बद्रीनाथ टेम्पल में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए। बट होटल सर्च करते करते ही यहाँ हमें अंधेरा हो गया। फिर हमें एक काफ़ी अच्छा होटल मिला जिसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आप स्टे करना चाहें यहाँ पर तो मैं आपको सब डिटेल्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप भी इस होटल की बुकिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, सो स्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं प्रीफर कर रही थी कि मंदिर के पास ही किसी होटल में रुकेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सर्च करने में टाइम लग गया। होटल में सामान रखने के बाद हम सीधे पहुँचे श्री बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। दर्शन तो हम नहीं कर पाए, पर मंदिर का नाइट व्यू बाहर से हमने देखा जो कुछ ऐसा था। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। और टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे है और हम उठकर रेडी वगैरह हो गए हैं और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मेरा गला जुकाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही हो। सो अभी दर्शन करने चलते हैं। रात भी हम गए थे बट उस समय कपाट बंद हो गए थे। सो उन्होंने बोला था कि 4 बजे सुबह खुल जाएंगे। थोड़ा सा हम लेट हो गए, वरना हमने सोचा था जल्दी लाइन में लगेंगे, बट अभी 5 बज गए हैं। अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए और देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ है और कितना टाइम हमें दर्शन करने में लगता है भगवान नारायण की। बद्रीनाथ धाम के पास एक तप्त कुंड है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो पहले उसमें स्नान कर सकते हैं और उसके बाद भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह होटल से भी रेडी होकर आ सकते हैं और उसके बाद तप्त कुंड देखने जा सकते हैं।
और मैंने भगवान नारायण के दर्शन कर लिए हैं बद्रीनाथ धाम में। अंदर जो प्रतिमा रखी हुई है नारायण जी की, वो शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है और उसकी लंबाई 3.5 मीटर है। यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और पैर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, बट भगवान नारायण के दर्शन करने के बाद दिल को बहुत ही सुकून मिला है। मैंने दर्शन कर लिए हैं बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल के। काफ़ी अच्छे से मेरे दर्शन हुए। अंदर 1 घंटा लगा मुझे दर्शन करने में, बिकॉज़ लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। अभी भी लाइन अब पहले से भी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट कह रहे हैं कि 5 बजे आ जाते हैं तो बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे श्री बद्री विशाल का मंदिर, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये खूबसूरत सा व्यू है अलकनंदा नदी का, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के किनारे किनारे ही बहती हैं। और अभी चलते हैं तप्त कुंड की तरफ, जिसका पानी 12 महीने तक गर्म ही रहता है। और ये है तप्त कुंड, जो मंदिर और अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। और आप भाप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये पानी कितना गर्म है। इस पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। एक्चुअल में यहाँ पर एक वाटर का सोर्स है, जो नेचुरल वाटर सोर्स है, और उसके थ्रू ही ये पानी गर्म निकलता है। और अब आपको दिखाती हूँ बद्रीनाथ धाम के आसपास के खूबसूरत नज़ारे। तो है ना कितना खूबसूरत व्यू यहाँ का। सच में मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ही साथ आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है। मेरा तो यहाँ और रुकने का मन था, पर क्या ही कर सकते हैं, वापस तो जाना ही होगा। बट उससे पहले चलते हैं माना विलेज एक्सप्लोर करने। वैसे मैं एक लास्ट बात जो आपको यहाँ के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते हैं, सो आप यहाँ तक उनको बाई कार ला सकते हैं। और यहाँ से मंदिर तक पहुँचाने के लिए पिट्ठू मिलते हैं, जो अप्रोक्स 1000 से 1200 तक का चार्जेस लेते हैं। आप उनके थ्रू उन्हें मंदिर तक पहुँचवा सकते हैं। और मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल, और सामान पैक कर कर निकलते हैं माना विलेज के लिए। और मेरा प्लान है कि मैं आगे वासुधारा फॉल्स तक भी जाने वाली हूँ।